तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है कुमार सिकेन और आप देख रहे हैं क्लब व्यास स्टडी पॉइंट। तो सर वीडियो हम देखने वाले हैं चैप्टर नंबर 3 मुद्रा और साख, क्लास 10th के बच्चों के लिए इकोनॉमिक सब्जेक्ट से। तो दोस्तों मुद्रा और साख यानी कि मनी और बैंक यानी कि मनी और बैंकिंग वाला चैप्टर है आपका। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है जो कि आपका 11th-12th क्लास तक ये चैप्टर जो है ये पूछा जाता है। तो आपको जो है इसको बहुत अच्छे से देखना है। जो भी चीजें इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा पेपर में बहुत ज्यादा जो है जो पूछी जाती है, उन सभी के ऊपर जो है हम आपको यहाँ पर जो है बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले आपके सामने है टॉपिक आवश्यकताओं का दोहरा संयोग। तो आवश्यकताओं का दोहरा संयोग किसे कहते हैं दोस्तों? जब एक व्यक्ति जो बेचने की इच्छा रखता हो, वही दूसरा व्यक्ति भी उस चीज को खरीदने की इच्छा रखता हो। अर्थात इसका क्या मतलब है, जिस समय पैसे नहीं हुआ करते थे उस समय क्या होता था, कोई ए बंदा था, वो कुछ चाहता है कि मैं इसे बेच दूं बी बंदे को, लेकिन उस बी बंदे को भी तो उसे खरीदना चाहिए, यानी उस सामान की आवश्यकता होगी, तभी दोनों में क्या होगा, विनिमय होगा। लेकिन अगर जो ए बंदा बेचना चाहता है और बी बंदा खरीदना ही नहीं चाहता, तो दोनों में क्या होगा, जो खरीद बिक्री होगी वो नहीं होगी। तो उस समय जब मुद्रा नहीं थी, ठीक है, तो उस समय ये जो है आवश्यकताओं का दोहरा संयोग हुआ करता था, तभी विनिमय होता। अर्थात मुद्रा का उपयोग किए बिना वस्तु विनिमय, उसे ही आवश्यकताओं का दोहरा संयोग कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, किसी बंदे को दाल की जरूरत है, ठीक है, तो वो क्या करेगा, किसी ऐसे बंदे को अपना जो है चावल दे देगा, ठीक है, जो उसे दाल बदले में दे सकता हो। अगर ऐसा होता था तो ठीक होता था, और नहीं होता था तो उनका काम नहीं बनता था। इसलिए सारी दिक्कतें हुआ करती थी। इसलिए आपको पता है जो मुद्रा जो है जो वो आई और फिर वो विनिमय का साधन बनी। ठीक है, तो यहां से खत्म करते हैं और मुद्रा को विनिमय का माध्यम क्यों कहा जाता है, ये टॉपिक पर आते हैं। तो मुद्रा को विनिमय का माध्यम इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो खरीद बिक्री में किसका काम करता है, मध्यस्थता का कार्य करता है। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर देखिए आप, कोई जो क्रय विक्रय हो रहा है, ठीक है, यानी कोई सामान है उसको खरीद बिक्री करनी है, तो बीच में अब जो है जो रोल है वो कौन बन जाता है, वो मुद्रा बन जाता है। उसी के द्वारा कोई भी खरीद बिक्री होती है। ठीक है, हम कुछ भी खरीदते हैं और कुछ भी बेचते हैं, तो बीच में हमें मुद्रा की आवश्यकता पड़ती है, इसलिए मुद्रा को विनिमय का माध्यम कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, सिंपल है, यहां से आप समझिए, मुद्रा विनिमय प्रक्रिया में मध्यस्थता का कार्य करता है, इसलिए इसे विनिमय का माध्यम कहा जाता है। सिंपल है, ठीक है। यहाँ पर नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर देखते हैं हम, जो है ऋण की शर्तें। ये क्या होता है दोस्तों, कोई भी चीजें, जैसे लोन है, आपको लोन चाहिए, तो उस लोन के लिए क्या शर्तें होनी चाहिए, वो होता है ऋण की शर्तें। ठीक है, तो उसका देखते हैं हम यहाँ पर। पहले तो ब्याज दर आपको बता दिया जाएगा कि ब्याज दर इतना होगा, वो कम है ज्यादा है वो आपको देखना है। समर्थक ऋणाधार यानी ये होता है सपोर्ट, यानी कि आप इसे कह सकते हैं सिक्योरिटी, यानी कि उस समय में जो है सिक्योरिटी क्या है आपके पास। जैसे आप लोन ले रहे हो तो उसके लिए आपके पास कुछ सिक्योरिटी होनी चाहिए। जैसे होम लोन ले रहे हैं तो होम लोन के लिए आपके पास प्रॉपर्टी होनी चाहिए। पहले वो प्रॉपर्टी के कागजात देखेगा बैंक वाला, उसके बाद आपको होम लोन के लिए वो पैसे देगा। ठीक है, आवश्यक कागजात, कुछ टर्म्स एंड कंडीशन होगी उसकी, वो आपको बताएगा। ठीक है, भुगतान करने के तरीके बताएगा कि आप अपने ऋण का भुगतान इस प्रकार से कर सकते हो। ये सारी चीजें जो होती है, इन सभी को ऋण की शर्तें कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, आपको समझ में आ गया ये। अब हम बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर में, जो कि है कागजी मुद्रा और धात्विक मुद्रा। कागजी मुद्रा का मतलब होता है दोस्तों, ये जो पैसे हैं जो कागज से बनाए हुए होते हैं, अलग अलग प्रकार के पैसे कागज से बनाए गए होते हैं, ये तो अपना हो गया कागजी मुद्रा। लेकिन आप यहाँ जो देख रहे हो ना, चाहे ये सोने से बना हुआ हो, चाहे चांदी से बना हुआ हो, या तांबे से बना हुआ हो, ठीक है, या लोहे से बना हुआ हो, तो ये धातु से बने हुए हैं। तो इस प्रकार के मुद्रा को धात्विक मुद्रा कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पर आइए, कागज मुद्रा से अभिप्राय है कागज के उपयोग से बने विभिन्न प्रकार के अंकित मूल्य के नोटों से। ठीक है, ये हो गई हमारी कागजी मुद्रा।
धात्विक मुद्रा का मतलब क्या है? सोना हो गया, चांदी हो गया, निकल हो गया, तांबा हो गया आदि किसी प्रकार की जो धातु है हमारे पास, ठीक है, चाहे वो किसी भी पदार्थ की इनमें से बनी हुई है, धातु की होनी चाहिए, उपयोग से बनी हुई हो, उसे हम धात्विक मुद्रा कहते हैं। सिंपल, बहुत ही इजी था ये कागजी मुद्रा और धात्विक मुद्रा। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक दोस्तों यहां पर देखते हैं हम ऋण के औपचारिक स्रोत। ऋण के जो औपचारिक स्रोत है वो क्या होता है? दोस्तों आपने लेटर लिखा होगा औपचारिक। औपचारिक लेटर में क्या होता था? औपचारिक लेटर हम किसको लिखा करते थे? जो सरकारी अधिकारी हुआ करते थे। ठीक है, तो इसमें ऋण के औपचारिक स्रोत में भी ऐसा है, जैसे सरकार से संबंधित आप बैंक से लोन लोगे इसमें, ठीक है, और यह आप सहकारी समितियां से लोगे, यानी जो सरकार से संबंधित होगी। ठीक है, अब बैंक से लेने में और दूसरे किसी अन्य स्रोत से लेने में क्या जो फायदा और नुकसान है वो समझिए। बैंक से क्या होता है, आपको थोड़े मुश्किल होती है लेने में, क्योंकि आपको वहां पर जो है पेपर वर्क होता है आपका ज्यादा। ठीक है, और अगर आपके पास प्रॉपर्टी के और इन सभी के जो पेपर्स है वो नहीं है, तो आपको कहीं ना कहीं लोन नहीं मिलता। लेकिन जो दूसरे तरीके हैं, जैसे आप फैमिली रिलेटिव से ले रहे हो या अपने साहूकार से ले रहे हो, तो वहां पर आपको तुरंत मिल जाता है। ठीक है, अब नुकसान क्या है? देखिए, जो यहाँ पर फैमिली रिलेटिव्स वाले बंदे हैं ना, वो आपसे उचित दर जो है वो ब्याज लेंगे। ठीक है, आपकी मजबूरी देखेंगे और फायदा उठाएंगे उसका। लेकिन जो बैंक से जो मिलता है वो आपको बहुत बढ़िया मिलता है। उससे क्या होता है, वो निश्चित ब्याज ही लगाएंगे जो सबको लगाना होगा। ठीक है, तो आपको ऋण के, आप यहां से ये समझिए कि ऋण के औपचारिक स्रोत जो है ये आपको पता चल गया क्या होता है। ऋण के अनौपचारिक स्रोत यहां से हम देखते हैं। ठीक है, ऋण के अनौपचारिक स्रोत में दोस्तों अनौपचारिक पत्र लिखा होगा आपने। ठीक है, इसमें क्या हुआ करता था, अनौपचारिक पत्र में हम लिखा करते थे अपने रिश्तेदार को, दोस्त को, ठीक है, भाई बंधु, इन सब को लिखा करते थे। ठीक है, तो इसमें अनौपचारिक भी ऐसा ही होता है। इसमें शामिल होते हैं साहूकार से लोन लेना, किसी दोस्त यार से लोन लेना या अपने रिश्तेदार से लोन लेना। ठीक है, अब इसमें मैंने घाटा आपको बता ही दिया, घाटा और फायदा दोनों ही। ठीक है, कि इसमें प्रॉफिट और लॉस ये होता था कि आपको लोन तो जल्दी मिल जाता है, लेकिन वो आपसे ज्यादा ऋण वसूलते हैं, यानी आप कह सकते हो ब्याज ज्यादा वसूलते हैं। ठीक है, ब्याज की मात्रा वो अपने हिसाब से सेट करेंगे। ठीक है, आपका शोषण होगा इसमें, और अगर आप टाइम पे नहीं दे पाए तो फिर इनके अलग ही चोचले होते हैं। ठीक है, लेकिन बैंक आपके साथ ऐसी चीजें नहीं करता है। तो विभिन्न ऋण के स्रोत होते हैं जिसमें अलग अलग टर्म्स एंड कंडीशंस होती है। आपको समझ में आ गया होगा ऋण के अनौपचारिक और ऋण के औपचारिक स्रोत। ठीक है दोस्तों, तो यहां से देखते हैं, नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर चलते हैं कि करेंसी नोट जारी कौन करता है। जो पैसे हैं, जो रुपए हैं, यानी आप कह सकते हो नोट जारी कौन करता है। तो दोस्तों इसका जो एकमात्र अधिकार मिला हुआ है वो मिला हुआ है भारतीय रिजर्व बैंक को, यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को। ठीक है, आप जो भी कहो। ठीक है, तो भारत में बात करें तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को, यानी कि जिसे हम केंद्रीय बैंक के भी नाम से जानते हैं, केंद्रीय सरकार की ओर से अलग अलग प्रकार के जो है करेंसी नोट जारी करता है। एकमात्र अधिकार इन्हीं को मिला है, यही कर सकते हैं नोट जारी। ठीक है, तो ये आपका टॉपिक यहां से होता है। और अब हम बात करते हैं समर्थक ऋणाधार के ऊपर में। अभी हमने समर्थक, आपका वर्ड आया था, सिक्योरिटीज बताया था मैं आपको। तो समर्थक ऋणाधार क्या होता है दोस्तों? समर्थक ऋणाधार होता है सिक्योरिटीज, यानी कि जब आप लोन ले रहे हो तो आपके पास क्या प्रॉपर्टी के पेपर्स है, क्या सिक्योरिटी है जो आप बैंक को दोगे, तो उसके बदले में वो आपको लोन देगा। ठीक है, यहां से समझिए, ऐसी समर्थक ऋणाधार होता है ऐसी संपत्ति होती है जिसका मालिक कर्जदार है। फॉर एग्जाम्पल हम ले रहे हैं लोन, तो उसका मालिक हमें होना चाहिए, हमें अपनी प्रॉपर्टी का, और इस संपत्ति का उपयोग वह उधारदाता को, उधारदाता कौन हुआ? जो हमें उधार दे रहा है, जैसे बैंक, उसको गारंटी प्रदान करने के लिए हम करते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें होती है, उसे समर्थक ऋणाधार कहते हैं। हम समर्थक ऋणाधार के उदाहरण के ऊपर में भी चर्चा करेंगे। आपको ये समझना है कि समर्थक ऋणाधार क्या होता है, और आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि समर्थक ऋणाधार क्या होता है। ठीक है, बात करते हैं यहाँ पर वस्तु विनिमय प्रणाली। दोस्तों वस्तु विनिमय प्रणाली का मतलब होता है वस्तुओं के बदले
वस्तु का लेन देन वस्तु विनिमय प्रणाली कहलाती है। इसका मतलब है कि किसी एक बंदे को कोई सामान चाहिए तो बी बंदे के पास जाएगा और इसको बोलेगा ये सामान तू ले और बदले में जो सामान मुझे चाहिए वो मुझे दे दे। तो हो गया, दोनों में विनिमय हो गया। ठीक है, तो इसे बोलते हैं वस्तु विनिमय प्रणाली, यानी पैसों का इस्तेमाल नहीं हुआ, वस्तु के बदले वस्तु का लेन देन कर दिया हमने। ठीक है, यहाँ पर देखिए आप, वस्तुओं के बदले वस्तुओं का लेन देन वस्तु विनिमय प्रणाली कहलाती है। सिंपल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं यहाँ पर और देखते हैं हम समर्थक ऋणाधार के उदाहरण, यानी हमारी सिक्योरिटीज क्या क्या हो सकती है जिससे हमें लोन मिल सकता है। कृषि के ऊपर लोन मिलता है गांव में, इमारतों के ऊपर मिलता है अपने घर, पशु हो गया, भूमि हो गई, जमीन के बदले भी मिलता है, गाड़ी के बदले भी मिलता है, जेवरात, ठीक है, इनके बदले भी मिलता है लोन। ये सारी बातें आपको पता है, ये हमारे समर्थक ऋणाधार, ये हमारी सिक्योरिटीज होती है, ये सारी चीजें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम यहाँ पर अपने क्वेश्चन के ऊपर में और देखते हैं कर्ज जाल कब उत्पन्न होता है। दोस्तों ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कोई बंदा कर्ज जाल में कब फंस गया है, ठीक है, क्या दिक्कतें आई उसके साथ जब वह कर्ज जाल में फंस गया है। ठीक है, तो कर्ज जाल में फंसने का मतलब होता है कि उसने जो पहला लोन ले रखा था उसको नहीं चुका पा रहा, पहले लोन को चुकाने के लिए उसने दूसरा लोन लिया, ठीक है, दूसरे लोन को चुकाने के लिए उसने तीसरा लोन लिया और उसकी आर्थिक जो स्थिति है वो खराब से खराब हो चुकी है और उसकी जो इनकम है वो ज्यादा नहीं है। तो इस सिचुएशन में वो बंदा जो है कर्ज जाल में फंस जाता है और इन सभी लोन को खत्म करने के लिए उसको अपनी पुरानी जो घर है, जो उनके दादा परदादा से विरासत में मिली जमीनें हैं, उनको बेचकर वो कर्ज को खत्म करता है। तो इस सिचुएशन में जब कोई बंदा फंस जाता है तो उसको हम कहते हैं कर्ज जाल में फंस जाना, कर्ज जाल उत्पन्न हो जाना। ठीक है, अब यहां से आप समझिए, जब कर्जदार अपना पिछला कर्ज चुका नहीं पा रहा हो, ठीक है, और पुराने कर्ज को खत्म करने के लिए नया कर्ज ले रहा हो, ठीक है, और आर्थिक स्थिति उसकी खराब से भी खराब हो चुकी है, पहले जितनी खराब थी लोन लेने से पहले, अब लोन लेने के बाद उससे भी ज्यादा खराब हो चुका हो उसकी स्थिति, ठीक है, और कर्ज चुका नहीं पा रहा हो और अपनी पुरानी संपत्ति को बेचना पड़ रहा हो, तो ऐसे में वो कर्ज जाल में फंस चुका है। दोस्तों ऋण लेते समय हमें बहुत अच्छे से विचार करना होता है कि ये लोन हम ले रहे हैं तो इस लोन से हम क्या करेंगे, इस लोन को खा जाएंगे, तो ये हमारा मकसद नहीं है। इस लोन से हम इसको इन्वेस्ट करेंगे उस पैसे को और उससे और पैसे आएंगे तो उससे हम लोन भी चुकाएंगे और स्थिति भी ठीक होगी। वो काम होता है लोन लेने का। ठीक है, ये सभी आप समझदार हो, आप इन सभी को सोचना, ठीक है, कि आगे इन सभी चीजों की जो समस्या है ये आपके साथ ना हो। तो आपको टॉपिक समझ में आ गया होगा कि कर्ज जाल कब उत्पन्न होता है। ठीक है दोस्तों, तो आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर में, जो कि है बांग्लादेश का ग्रामीण बैंक। ठीक है, बांग्लादेश का ग्रामीण बैंक क्या होता है आप समझिए। यहां से ये एक ऐसा बैंक था दोस्तों जिसने बहुत कम ब्याज में, ठीक है, बहुत कम ब्याज पर लोगों को ऋण उपलब्ध कराया। ठीक है, उनमें से ज्यादातर गांव की महिला थी जो कि गरीब परिवार से आती थी, उनको ऋण उपलब्ध कराया। उन महिलाओं ने छोटे छोटे काम करे जिससे पैसा उत्पन्न हुआ और उसने अपने जीवन को बहुत अच्छा सुधारा। बांग्लादेश का ग्रामीण बैंक, इसमें यही स्टोरी है। यहाँ पर आप देखिए, बांग्लादेश का ग्रामीण बैंक बहुत ही मस्त सस्ते दरों पर जो है ब्याज उपलब्ध कराता था गरीब लोगों को, जिसको जरूरत थी उनको, और उन्होंने बड़ा सफल इतिहास रचा है इस मामले में। ठीक है, इसकी शुरुआत 1970 में एक छोटे पैमाने से हुई थी। 1970 की जो ये डेट है, ठीक है, ये आपकी जो है अर्थशास्त्र की, इकोनॉमिक्स की एनसीईआरटी के बुक में यही डेट है। अगर आप कहीं से और सर्च करते हो या किसी और बुक में देखते हो तो आपको शायद ये डेट अलग मिल सकती है। अगर आपको एग्जैक्ट पता है तो आप कमेंट कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं हम, अक्टूबर 2014 में ग्रामीण बैंक के पास 8.63 लाख सदस्य जुड़ चुके थे। ठीक है, यानी आप समझ सकते हो इन्होंने बहुत तेजी से विकास किया था। यहां बढ़ते हैं हम आगे, बांग्लादेश के, ठीक है, बांग्लादेश के 81390 गांव में ये फैल चुका था। यानी आप ये समझ सकते हो इसकी जो
बढ़ने की क्षमता थी वो कितनी ज्यादा थी, तुरंत फैला ये। इसमें ऋण लेने वाले ज्यादातर कौन थे? महिलाएं, ये आपको बात बताई गई थी अभी, ठीक है, जिनका संबंध गांव के गरीब लोगों से था, गांव के गरीब तबके से था, गांव के गरीब समूह से था, ठीक है। इन कर्जदारों ने, इन महिलाओं कर्जदारों ने यहाँ पर नाम रोशन किया। उन्होंने कर्ज लिया, उस कर्ज का अच्छे जगह इस्तेमाल किया, उसको निवेश किया, छोटा मोटा बिजनेस किया, जिससे वो इस कर्ज के पैसे भी वापस लौटा पाए, और जो काम था उन्होंने अपना धंधा भी जो है, अपना जो रोजगार जो उत्पन्न किया उसी के जरिए। वो ना केवल गरीब महिलाएं भरोसेमंद कर्जदार बनी उस समय, और उन्होंने क्या करके दिखाया, उन्होंने विभिन्न तरह की छोटी छोटी आय, जिससे कम आय उत्पन्न हो, ऐसी गतिविधियां करी, और उस गतिविधियों में वो सफलतापूर्वक जो है कामयाब भी रही, और इन सब चीजों में वो सक्षम भी मानी गई, ठीक है। उसके बाद आपको कुछ पॉइंट समझने हैं जो कि इंपॉर्टेंट है। ग्रामीण बैंक के जो संस्थापक थे दोस्तों, वह थे मोहम्मद यूनिस, जो कि 2006 में नोबेल पुरस्कार विजेता भी रह चुके थे, ठीक है दोस्तों। एक और बात यह है कि इस पूरे टॉपिक से हमें यह समझ में आता है कि अगर उचित शर्तों पे, यानी कि अच्छे शर्तों पे, कम ऋण पे, यानी कि उचित ऋण पर, उचित ब्याज पर, अगर लोगों को ऋण उपलब्ध करवाया जाए तो लाखों छोटे मोटे लोग अपनी लाखों छोटी मोटी गतिविधियों से वो विकास का बड़ा बड़ा चमत्कार कर सकते हैं। यानी लोगों के पास पैसे ही नहीं है, वो अपनी ही दिक्कत में खुद फंसे हुए हैं, तो विकास कैसे करेंगे? तो अगर उनको एक अच्छा ऋण उपलब्ध कराया जाता है कम ब्याज पर, तो वो बहुत बड़ा विकास कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। यहाँ एक लास्ट क्वेश्चन के ऊपर में हम चलते हैं, जो कि है हमारा आरबीआई से रिलेटेड, कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या क्या कार्य करती है, ठीक है। सिंपल है, बहुत ज्यादा, समझिए आप इसे। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सरकार की ओर से मुद्रा जारी करती है, सिंपल, पैसे जारी करती है। बैंक जो होते हैं, वाणिज्य बैंक, जो हमारे नॉर्मल बैंक होते हैं, उन वाणिज्य बैंकों को, कमर्शियल बैंकों को, ठीक है, वो और समितियों को, वो कार्य प्रणाली पर नजर रखती है कि वो जो अपना काम है वो किस प्रकार से कर रही है, ठीक है। ब्याज की दरों पर निगरानी रखती है, ऋण की शर्तों पर निगरानी रखती है। सारा काम आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसको बैंकों का बैंक और केंद्रीय बैंक के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, ये सारे काम करती है। बैंक कितना नगद कोष अपने पास रखना हो, इसकी भी सूचना रखती है। दोस्तों, आरबीआई कहता है दूसरे बैंकों को, जो हमारे वाणिज्य बैंक होता है, उनको कहता है, उनको निर्धारित करा हुआ है कि इतना प्रतिशत आप कुल जमाओं का रख सकते हो। तो ये सारा हिसाब किताब उन्होंने बता रखा है, रूल्स एंड रेगुलेशन बता रखे हैं, जिसका वह सूचना अपने पास रखती है, और वो निगरानी भी करती है इन सब चीजों पे कि मेरी बातों का जो है उल्लंघन तो नहीं हो रहा, उन सब बातों पर नजर रखती है। ऋण किस प्रकार लोगों को बांटना चाहिए, वितरित करना चाहिए, दिया जाना चाहिए, इन सब चीजों पर भी नजर रखती है, ठीक है दोस्तों। तो वीडियो आपकी यहाँ पर खत्म होती है। बहुत ही इंटरेस्टिंग सा छोटा सा चैप्टर है आपका, ठीक है, जिसमें से काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और बहुत आगे की क्लासों तक भी आपको ये सारी चीजें जो है एज इट इज आपको काम आएगी। तो बहुत अच्छे से आप वीडियो देखिए, नोट डाउन करिए, पढ़िए, ठीक है। तो वीडियो पसंद आ गई तो आप कर सकते हैं लाइक, आप कमेंट भी कर सकते हैं, आप शेयर कर सकते हैं, आपको वीडियो कैसी लगी, ठीक है। साथ सब्सक्राइब कर दें हमारे चैनल को, बेल नोटिफिकेशन आइकन को आप दबा दें, जिससे नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहेगी। तो धन्यवाद दोस्तों।